आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 29 जून गुरुवार की सुबह है। मैं खुशबू कुमार लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। तो क्या इस कदम से कांग्रेस पार्टी के अंदर उभरे असंतोष को काबू कर लेगी? और क्या टीएस सिंहदेव ने फाइनली भूपेश बघेल की सरपरस्ती मंजूर कर ली है? समझेंगे। मोदी सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। अनुराग ठाकुर ने गन्ने की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार के इस ऐलान में कुछ चालाकी, चतुराई छिपी है क्या? जानेंगे। कोटा देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के तौर पर मशहूर है, लेकिन वहां से कुछ डराने और परेशान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं स्टूडेंट सुसाइड के। तो इसके पीछे की वजह भी टटोलेंगे, लेकिन पहले अभी सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। गुड मॉर्निंग खुशबू। राहुल गांधी आज जाएंगे मणिपुर, राहत शिविरों का करेंगे दौरा। पाकिस्तान चीन के साथ रिश्ते पर बोले जयशंकर। सीमा पर संघर्ष का संबंध पर असर, दिन में व्यापार और रात में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। राजस्थान में 3 ट्रकों की आपस में टक्कर, 5 लोगों की मौत। पीएम निवास पर बैठक, चुनाव से पहले सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल की कवायद। टीएस सिंहदेव बनेंगे छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस का फैसला। तो सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ वाया दिल्ली, क्योंकि कल पूरे दिन कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में छत्तीसगढ़ की सियासी उलझन सुलझाने में लगे थे। देर रात पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। टीएस सिंहदेव अभी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन 5 बरस पहले चुनाव में जब कांग्रेस की जीत हुई थी तो वे मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। हालांकि तब भूपेश बघेल की बतौर सीएम ताजपोशी हो गई, लेकिन ये बात लगातार चर्चा में बनी रही कि 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में रस्साकशी शुरू भी हुई। कई बार टीएस सिंहदेव की नाराजगी की खबरें भी आईं। एक विभाग से इस्तीफा भी आया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का फैसला टलता रहा। अब 4 महीने बाद वहां चुनाव होने वाले हैं। तब टीएस सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम की कुर्सी देकर क्या कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है? पूछा हमने रायपुर में मौजूद इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल नरोहना से। जी, डेफिनेटली ये उस दिशा में एक कदम है। असल में थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। ये टीएस सिंहदेव जी की तरफ से ये बात कही गई थी कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये निर्णय हुआ कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद रोटेशन से चलेगा भूपेश बघेल जी और उनके बीच में। इस चीज को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। तो जब 2.5 साल पूरे हो गए, इसके बाद उन्होंने अपनी मांग दोबारा से सामने रखी और उसके ऊपर पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भूपेश बघेल जी पद में कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ऐसा भी बताया जा रहा था कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो टीएस सिंहदेव साहब के इन्फ्लुएंस का एरिया है, जहां से वो आते हैं, अंबिकापुर संभाग है, वहां पर भी उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा था लगातार। तो उनकी ये डिमांड थी कि ये चीजें बदली जाएं और क्लियरली पार्टी अगर चुनाव में सबको साथ लेके चलना चाहती है, नुकसान को मिनिमाइज करना चाहती है, तो पार्टी ने ये कदम उठाया है जिससे कि बाकी सारे खेमे भी हैं जो ऑन बोर्ड आ जाएं और पार्टी यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ सके। और राहुल जी, आपने भी कहा कि खुद टीएस सिंहदेव भी 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात कहते आए हैं। पिछले 2.5-3 साल से ये खींचतान चल भी रही थी उनकी भूपेश बघेल के साथ, लेकिन अब नई जिम्मेदारी जो उन्होंने ले ली है, एक्सेप्ट कर ली है, क्या ये ऐसा करके उन्होंने एक तरीके से बघेल की सरपरस्ती स्वीकार कर ली है? जी, डेफिनेटली उन्होंने उनको फर्स्ट अमंग इक्वल जो मुख्यमंत्री का स्टेटस होता है वो मान लिया है और अपनी टीम का कप्तान, वो हमेशा कहते रहे कि मैं उन्हें अपनी टीम का कप्तान मानता हूं। पर जिस बात से वो दुखी थे मेनली ये थी, जो उनके समर्थक कहते थे कि उनको उनके एरिया में मार्जिनलाइज किया जा रहा था। मतलब उनके जो बातें वो प्रशासन के सामने रखते थे वो चीजें होती नहीं थी। वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, उसमें उनको कुछ उनके प्रोजेक्ट्स थे जिसको वो परस्यू
करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना त्यागपत्र ऑफर किया और वो त्यागपत्र कैंसिल होने की जगह एक्सेप्ट कर लिया गया और वो पोर्टफोलियो भूपेश जी के करीबी माने जाने वाले चौबे जी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनको दे दिया गया। तो ये एक सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन अब चूंकि चुनाव सर पे है, पार्टी डेफिनेटली चाहती है कि सारे लोग एक साथ आ जाएं, तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला किया गया है, जिसका क्लियरली भूपेश बघेल जी भी स्वागत कर रहे हैं और टीएस सिंहदेव साहब भी स्वागत कर रहे हैं। जी, और टीएस सिंहदेव को जानने वाले कहते हैं कि वे थोड़े संकोची और विनम्र स्वभाव के हैं, जो सियासी मोल जोल है वो खुलकर नहीं कर पाते, और यही उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की राह में रोड़ा बना। देखिए क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी ओवर द इयर्स, जो किसी की भी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है, वो ऐसी है कि वो एक सामान्य राजनीतिज्ञ की तरह चीजें नहीं कर पाते। वो सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्टैंडिंग अपने क्षेत्र में नहीं है, उतनी ही है। लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं, और एक उनका फ्यूडल पास जरूर है, लेकिन वो कभी भी उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं आता कि वो एरोगेंट हैं, या जो ज्यादातर उस बैकग्राउंड के लोगों से के ऊपर आता है, ऐसा आरोप उनके ऊपर कभी भी नहीं लगा है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि, जो एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि गुड गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। गुड गाइज कैन फिनिश, डू वेल इन द रेस एज वेल। और पिछली बार चुनाव में उनके इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था। क्या उनका राजनीतिक रसूख अब भी उतना ही बरकरार है, खासकर नॉर्थ छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपने एकदम ठीक कहा कि उनका जो उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां परसेंट रिजल्ट आया था कांग्रेस का, सारी सीटें कांग्रेस जीत गई थी। किसी भी चुनाव में उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना आसान नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है, और जब ये प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन उनके समर्थक जो बताते हैं वो चला, तो राजनीति ऐसी चीज है कि जनता, अधिकारी, जमीन से जुड़े हुए लोग ये हवा देखते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति का जो स्टेटस था वो नहीं है, या वो सत्ता के समीप नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा उनसे दूर होने लगते हैं। कुछ विधायक भी ऐसे थे जिनने बीच बीच में उनके खिलाफ बोला, पर अब जैसे पार्टी से एक क्लियर इंडिकेशन आया है कि उनको साथ लेके चलना चाहती है पार्टी, और उनकी मुख्य क्या डिमांड थी, बीच में ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत ये भी कहा गया था कि उनको कोई सेंट्रल यूनिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, या किसी और स्टेट के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। उनका मन वो करने का नहीं है, उनका मन है कि वो छत्तीसगढ़ में ही राजनीति करें। तो उनकी बात एक तरीके से मान ली गई है। शॉर्ट ऑफ मुख्यमंत्री पद जो दिया जा सकता था, उनको दिया गया है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि क्या भूपेश बघेल जी, जिनको वो अपनी टीम का कैप्टन मानते हैं, वो इस अरेंजमेंट को चलाए रखने के लिए ये इंश्योर करें कि ग्राउंड पे जो आरोप टीएस सिंहदेव जी के समर्थकों की तरफ से था कि उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा हो, वो ना हो, तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। तो कांग्रेस के पैर में जो छत्तीसगढ़ वाला कांटा चुभा था, उसे फिलहाल निकाल लिया है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल नरोना। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गन्ने पर एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के बाद सरकार ने इस पर मंजूरी दी। सरकार शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत ये रेट तय करती है और नई एफआरपी आगामी सेशन से लागू होगी, जिसकी मियाद 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक होगी। 10 रुपये की बढ़ोतरी से नए सत्र में गन्ने की एफआरपी 315 रुपये हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार गन्ना किसानों के जीवन में मिठास खोलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस फैसले का लाभ देश भर के करोड़ों गन्ना किसान भाई बहनों को होगा। लेकिन क्या ये कीमत गन्ना किसानों की उम्मीदों के अनुरूप है? जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश में किसान शक्ति संघ के प्रमुख चौधरी पुष्पेंद्र से। देखिए, ये एफआरपी घोषित की गई है। एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, और ये जो है कुछ स्टेट्स में लागू होती है, जैसे महाराष्ट्र।
बाकी स्टेट्स में जो है एसएपी यानी स्टेट एडवाइज प्राइस घोषित होता है, जैसे यूपी में या पंजाब में, हरियाणा में। अब ये जो 315 रुपए प्रति कुंटल घोषित की गई है, इसके साथ एक रिकवरी रेट भी होता है जो कुछ वर्ष पहले तक 9% था। यानी कि अगर 100 किलो गन्ना दिया गया है तो उसमें से 9 किलो चीनी निकलेगी, तब वो बेसिक रेट मिलता था किसान को। और उससे ज्यादा अगर चीनी बनती है तो उसका अलग से पैसा मिलता था। अब ये उसको 9% से बढ़ा करके मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आधा आधा परसेंट बढ़ाते गए कई साल से, और अब 10.25% इसको कर दिया है। तो ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि भाई आपकी तनख्वाह 8 घंटे की है, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, और आपसे कहा जाए कि अब 10 घंटे आपको काम करना पड़ेगा और तनख्वाह आपकी 1,20,000 रुपए कर दी जाएगी। तो ये चालाकी और होशियारी और इस तरीके का धोखा जो है किसानों के साथ सरकार लगातार कर रही है, और हम इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं। रिकवरी रेट वही लाइए जो 9% पहले होता था। उसके बाद अगर आप बढ़ोतरी करेंगे तो वो बढ़ोतरी होगी, पहली बात। दूसरा, जो भी बढ़ोतरी की जाए वो कम से कम जो हमारा महंगाई दर है उससे ज्यादा तो होनी चाहिए। अगर 300 का रेट है और महंगाई दर हमारे देश में 5-6-7% के आसपास है, पिछले दिनों अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो 20-21 रुपए तो वैसे ही बढ़नी चाहिए महंगाई दर के हिसाब से, वही रेट मेंटेन रखने के लिए। और उसके ऊपर जो बढ़ोतरी होगी वो वास्तविक बढ़ोतरी होगी। तो 20 रुपए तो पिछले साल का रेट मेंटेन करने के लिए बढ़ाए जाने चाहिए थे, उसके ऊपर बढ़ाए जो जाएगा। तो ये तो 10 रुपए बढ़ाए इन्होंने, तो महंगाई दर को भी कंपेंसेट नहीं कर रहा। पुष्पेंद्र जी, एक आंकड़ा भी दिया गया सरकार की तरफ से। कहा गया कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पिछले 9 सालों में गन्ने की एफआरपी में कुल 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। यूपीए सरकार के बाद से तुलनात्मक तौर पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस बढ़ोतरी को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें भी मैं आपको बता दूं, वो 210 रुपए कुछ बता रहे थे कि भाई 2013-14 में 210 थी एफआरपी, और हमने 305 315 जो भी है वो कर दी है। तो 9 सालों में अगर आप 50% इंक्रीज कर रहे हो और महंगाई दर औसतन 6-7% रहा है, तो वैसे ही जो 50%, तो वैसे ही नेचुरली महंगाई दर की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो महंगाई दर को कंपनसेट करने की एक तरीके से बात हो रही है केवल। तो ये चीज, ये गणित, ये सोचते हैं कि किसान इस चीज को नहीं समझता, लेकिन हम जैसे जो पढ़े लिखे किसान नेता उस चीज को जानते हैं कि 100 का 150 तो महंगाई की वजह से ही हो जाएगा। जैसे ये सरकारी कर्मचारियों का टीए डीए हर साल बढ़ता रहता है, महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, तो वो उसके बाद, महंगाई के बाद आपने जो बढ़ोतरी की होती है वो वास्तविक बढ़ोतरी होती है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि गन्ने की कीमत पर या गन्ने के किसानों पर सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, अब चीनी में हम लोग ब्राजील से पहले पीछे रहते थे, उसमें हम नंबर 1 बने। गन्ने से एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है जो क्लीन फ्यूल है, उसको भी बेचने का काम मिलें करती हैं, और अनेक बाई प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं, जैसा कि खोई है और आपका शीरा है जो शराब वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो तमाम चीजों से, और बिजली का उत्पादन भी वहाँ होता है, उन सब चीजों से जो मिले हैं वो अच्छी कमाई कर रही हैं। उसके बावजूद भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य देने का ना सरकार का मन है और ना ही जो है मिलों का मन है। और ऊपर से जो मूल्य निर्धारित भी किया जाता है वो भी समय से भुगतान नहीं होता। साल-साल 6-6 महीने तक मिलें भुगतान नहीं करती, जबकि 15 दिन डिले होने के बाद ब्याज का प्रावधान है कानून के अनुसार, उस ब्याज को भी देने का काम नहीं करते। हमने पिछले साल ही मांग की थी कि लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल का एसएपी, यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वो होना चाहिए, महंगाई दर को देखते हुए। क्योंकि गन्ना जो मिल पेराई करती हैं उसी में से सारी चीज निकलती हैं। अगर उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उनको, किसानों को ज्यादा पैसा देने में क्या आपत्ति है? तो कहीं ना कहीं जो है सरकार गन्ना किसानों की तरफ ध्यान दे। हम लोग प्रोडक्शन करके नंबर 1 बने हैं विश्व में, और अच्छा खासा 60-70 लाख टन का एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने जो है चीनी का किया है, उससे भी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है इस देश में। तो गन्ना किसानों की दिक्कतों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और इनको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। कल की मीटिंग में पीएम प्रणाम योजना की बात भी कही गई, जिसमें अगर कोई राज्य खेती किसानी में केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी लाती है तो उस पर बचने वाली सब्सिडी राज्य सरकार को दी जाएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने जैसी बातें हैं, तो कितना प्रैक्टिकल है किसानों के लिए ये सब? देखिए, नेचुरल फार्मिंग तो हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। जो गोबर की और उसकी रिसाइक्लिंग होती है खेतों में, वो इसी तरीके से होती है। अब लेकिन क्योंकि हम लोग, जनसंख्या हमारी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 140 करोड़ है, उसको जो फीड करना है, उसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रोडक्शन चाहिए।
अभी जो है थोड़ा सा ही प्रोडक्शन कम हुआ था पिछले साल गेहूं का, मौसम की वजह से, गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से उसी में इनका प्रोक्योरमेंट आधा रह गया। उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट इनको बैन करना पड़ा। वहां से जो है यूक्रेन युद्ध की वजह से जो है गेहूं पे दिक्कत आई, तो एकदम खाद्य सामग्री और ये सब गेहूं चावल के रेट बढ़ गए। तो हम लोग इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम दुनिया भर को फीड कर सकें, लेकिन ये है कि सेल्फ सफिशिएंट किसान की मेहनत से हुए हैं। अब ये कहेंगे कि साहब ऑर्गेनिक खेती कर लो, ऑर्गेनिक खेती करने का एक्सपेरिमेंट कुछ छोटे स्केल पे चलता रह सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि जैसे श्रीलंका वालों ने करने की कोशिश की थी, वहां प्रोडक्शन कम हो गया, भुखमरी फैल गई और सारा जो उथल पुथल मची थी वो आपने सबने देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता। तो कल की कैबिनेट मीटिंग में खेती किसानी को लेकर जो फैसले हुए उसका लबो-लुआब यही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी पुष्पेंद्र। राजस्थान का एक नामी शहर है कोटा, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ, अपने कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर। देश के अलग अलग कोने से हर साल 2.5 से 3 लाख बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने आते हैं। कई स्टूडेंट्स के सपनों को पंख भी मिलता है इस शहर में, और कईयों के हौसले टूट भी जाते हैं। इस शहर का एक स्याह पहलू ये भी है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ छात्रों के सुसाइड करने के मामले बढ़े हैं। परसों 27 जून को 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ मई और जून में 9 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। पिछले साल 16 बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और 4 साल का आंकड़ा देखे तो 52 बच्चों ने असमय मौत को गले लगा लिया। तो वहाँ के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी क्यों बढ़ी है, पूछा हमने कोटा में आज तक रेडियो रिपोर्टर चेतन गुज्जर से। ये 2 महीने के जो आंकड़े हैं ये बड़े हैरान कर देने वाले हैं। देखिए पूरा जो कोटा में एक ऐसा डर का माहौल, ये जो आंकड़े हैं इन्होंने पैदा कर दिया कि जहाँ कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, एक अच्छी जगह लोग समझते हैं कि कोटा शिक्षा की नगरी, यहाँ आकर लोग अपना भविष्य बनाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के डरावनी चीजें सामने आती है कि बच्चे सुसाइड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली यहाँ जो बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर है वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर हकीकत में ही यहाँ बहुत ज्यादा है। और साथ ही फैमिली प्रेशर भी बच्चों पर होता है, क्योंकि परिवार वाले हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा दूसरे का अगर बच्चा डॉक्टर बन रहा तो मेरा क्यों नहीं बन रहा। ये एक लोगों में सोच है, ये एक डली हुई है। बच्चा करना कुछ और चाहता है पर फैमिली चाहती है कि नहीं डॉक्टर ही बनेगा। जबरदस्ती कई परिवार वाले होते हैं वो जबरदस्ती बच्चे को कोटा लेके आते हैं, फिर उसको छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं तेरे को मेडिकल की तैयारी करना है, बल्कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो ऐसे में बच्चे का वो मन नहीं लग पाता, क्योंकि जो 2 बच्चों के जो सुसाइड का मामला आया, दोनों बच्चे, एक बच्चा 1.5 महीने पहले आया था और एक 2 महीने पहले। तो ऐसे में जो बच्चों का ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि फीस जमा करवा देते हैं और उसके बाद फिर फैमिली के पास वापस नहीं जा पाते, कि फैमिली का अटैचमेंट है, ये भी एक बड़ी चीज है कि वो फैमिली से दूर नहीं रह पाता, क्योंकि लंबे समय तक शुरू से वो फैमिली के साथ रहा और फिर अचानक इस तरह से फैमिली छोड़कर यहाँ कोटा में चली जाए, इस तरह से डिप्रेस हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में आ रहा है। कई बच्चों में प्रेम प्रसंग का भी जो मामला आता है, जो सुसाइड नोट मिलते हैं उनमें कई बच्चों के प्रेम प्रसंग के आते हैं। कोई पढ़ाई की वजह से लिखता है, कोई कहता है कि पापा मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। तो सबका अलग अलग है। जहाँ इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सब सुविधा है, डॉक्टर है, पूरा मेडिकल सुविधा है, प्रॉपर हम चेकअप करते हैं, दावे तो ये करते हैं पर वो दावे इनके खोखले ही साबित होते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ये यहाँ तक कि जो बच्चा सुसाइड करता है तो कोई पूछने तक नहीं जाता। ये सबसे बड़ी जो शर्मसार कर देने वाली बात यही है। और चेतन, सरकार और लोकल प्रशासन जो है वो अब इस समस्या को कैसे एड्रेस कर रही है, क्या स्टेप्स उठाए गए हैं अब तक? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि हम रेगुलेशन एक्ट लेकर आएंगे, पर वो रेगुलेशन एक्ट अभी तक विधानसभा में अटका हुआ है। कह रहे थे कि इसी सत्र में हम लेकर आएंगे, पर वो अब तो विधानसभा चुनाव आने में है कुछ दिन में। ऐसे में क्या अब लेके आ पाते हैं, क्योंकि कोई बोल भी नहीं रहा है सरकार या सरकार की ओर से किसी का स्टेटमेंट नहीं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हैं उनका भी यहाँ स्टेटमेंट है, और उन्हीं की सरकार के यहाँ मंत्री हैं जो नगरीय विकास मंत्री है, मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में पर वो भी कुछ बोलते नहीं है। कोटा सी है, उनका गृह जिला कोटा है, और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर जो जिला कलेक्टर है वो कह रहे हैं हम पूरी तरह फॉलो करवाते हैं। एक जो जिला कलेक्टर है उसने वेबसाइट भी बनाई थी बच्चों के लिए, और वहीं उसके थ्रू कंप्लेंट आती है बच्चों की तो उसको उसका सॉल्यूशन किया जाता है। प्रावधान है कि 3 दिन में उसका सॉल्यूशन निकालना ही है।
जिस भी थाने इलाके का है वहाँ तुरंत कंप्लेंट के बाद वहाँ दिया जाता है। छात्र को किसी भी तरह की समस्या हो उसका समाधान 3 दिन में कर वापस रिपोर्ट कलेक्टर को भेजनी होती है। स्टूडेंट सेल का भी यहाँ उद्घाटन किया गया है। देखिए तो उसका भी कोई ऐसा खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे तो लगातार सुसाइड कर ही रहे हैं। कार्रवाई की अगर आप बात करते हैं तो देखिए इस 6 महीने में 16 जो सुसाइड हुए में एक भी इंस्टीट्यूट वाले पे प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है कि किस वजह से इसने सुसाइड किया, क्यों किया, और ना ही सुसाइड नोट प्रशासन पुलिस बताती है। 1098 चाइल्ड लाइन एक हेल्पलाइन नंबर है जो हर वक्त एक्टिव रहता है। किसी भी बच्चे को मदद की ज़रूरत हो तो इस पर कॉल किया जा सकता है। हाल ही में कोटा में पढ़ रहे एक बच्चे की जान इसी हेल्पलाइन की वजह से बच पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन गुज्जर। और अब वक्त है आज की अखबार सेगमेंट का। सीधे चलते हैं हम सूरज कुमार के पास। गुड मॉर्निंग सूरज, बताइए सबसे पहले देश की अखबारों का हाल। गुड मॉर्निंग खुशबू। पहले ये कंफर्म कर दिया जाए कि मैं और खुशबू आज एक साथ बैठकर ये शो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। खुशबू ऑफिस में है, मैं किसी कारणवश घर से इस चीज को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। जूम के साथ हम कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है आपको बारिश की आवाज मेरे ऑडियो में सुनाई दे। बहरहाल खबरों पे लौटते हैं। आदि पुरुष फिल्म पर इतना ज्यादा विवाद हो गया है खुशबू, इतना ज्यादा विवाद हो गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक काम कीजिए साहब, धार्मिक फिल्मों के लिए अलग दिशा निर्देश बना दीजिए, क्योंकि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक अलग दिशा निर्देश हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएंगे, उसी पैमाने पर धार्मिक फिल्में बनेंगी, किसी की भावना हाथ नहीं हो। अब एक दिशा निर्देश की बात तो कोर्ट कर रहा है साहब, लेकिन एक दिशा निर्देश है जिसे कल सरकार ने लागू कर दिया। गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। FRP जिसे लाभकारी मूल्य आप कह सकते हैं, उसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 315 रुपए प्रति क्विंटल अब गन्ना बिकने वाला है। ये वृद्धि जो है वो 2023-24 सत्र के लिए की गई है। 5 करोड़ गन्ना किसानों को इससे फायदा होगा। एक ग्राफ भी है जिसमें ये बता रहा है कि 10 साल में 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्रति क्विंटल गन्ना के मूल्यों में। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ भले ना आई हो, लेकिन हाँ उसकी एक पॉलिसी के साथ जरूर आ गई है। पॉलिसी का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसने कहा है कि देखिए साहब, हम आपके साथ खड़े हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, बशर्ते आप इसे थोपे नहीं। और इसी खबर पे आज आपको तमाम भतेरे हेडलाइंस हर अखबार में दिखाई देंगे। जैसे पाइनियर अखबार भी बता रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के साथ आ गई है UCC पे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल भी इसके विरोध में आया है और उसने कहा है कि इससे आदिवासी और अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। तो शिरोमणि अकाली दल जिसको लेकर बात की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले वापस से ये बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं, इस विरोध के बाद जो मुमकिन होता दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। संशय के तलवार लटक रहे हैं खुशबू। नवभारत टाइम्स अखबार भी मेरे सामने खुला हुआ है सूरज। मुंबई से खबर है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम विनायक दामोदर सावरकर और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम जो है वो अटल सेतु करने का फैसला किया गया। इसकी मंजूरी कल राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। तो ये तो खबर हुई सूरज, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है उसका जवाब जो है नवभारत टाइम्स ने एक छोटे से बॉक्स में दिया है। वजह है लोकसभा विधानसभा चुनाव। कांग्रेस जो है वो सावरकर की भूमिका पर सवाल उठाती रही है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना इस मुद्दे पर उद्धव को घेरती रही है। तो अब सी लिंक को सावरकर का नाम देकर उन्होंने इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की तैयारी की है। जी खुशबू, और एक कल हमला हुआ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर। हमला हुआ यूपी के देवबंद में। कई राउंड फायरिंग की गई और एक गोली पेट को छूती हुई निकल गई और एक तस्वीर है जहां पे वो पेट के बल लेटे दिखाई दे रहे हैं। और हिंदुस्तान अखबार में एक तस्वीर है मुंबई की बारिश की। तस्वीर अच्छी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि गाड़ी बाइक का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लोग उसी में गाड़ी और टेम्पो चला रहे हैं। नवभारत टाइम्स की तो पहली खबर ही यही है कि मुंबई में हादसों की बारिश। पहली जोरदार बारिश में ही मुंबई की जो चाल है वो बिगड़ गई है। कई जगह हादसे हो रहे हैं, कमिश्नर तक को मैदान पर उतरना पड़ रहा है खुशबू, और ज्यादातर हिस्सों में जल जमाव है। तो अखबार बता रहा है कि एक तस्वीर है जहाँ पे पेड़ गिर गई है, उससे 2 लोगों की मौत हो गई है। फिर 45 जो है ओवरऑल मुंबई की एयर गुणवत्ता मापी गई है, जो कि अच्छी दिखाई देती है बारिश के कारण। इसके अलावा 324 mm और उपनगर में 558 mm बारिश
मॉनसून के अनुसार जून महीने में अब तक दर्ज की जा चुकी है। और राहुल गांधी आज मणिपुर जाएंगे, वहाँ वो 2 दिन रहेंगे, राहत शिविरों का वो दौरा करेंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी मिलेंगे। तो बीजेपी के बाद अब मणिपुर में कांग्रेस भी अपनी प्रेजेंस दिखाने वाली है। कई सीनियर्स नेताओं से मुलाकात होगी, उनके साथ मीटिंग होगी, उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश होगी ताकि हिंसा को रोका जा सके। अब तक खुशबू हिंसा में 131 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मई से ये हिंसा लगातार जारी है, तो 2 महीने होने वाले हैं। 5000 घटनाएं हो चुकी हैं आगजनी की। ऐसे आंकड़े बताने में कष्ट होता है। और टीएस सिंहदेव खुशबू छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनेंगे। विधानसभा चुनाव 5 महीने में होने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस का ये फैसला आया है। जानकारों का कहना है कि देखिए टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पद 2.5 साल के बाद नहीं दिया गया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही था कि पहले के 2.5 साल भूपेश बघेल जो सत्ता संभालेंगे, आखिरी के 2.5 साल जो गद्दी है मुख्यमंत्री की वो चली जाएगी टीएस सिंहदेव के पास। लेकिन ऐसा हो न सका। भूपेश बघेल अड़ गए कि नहीं मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा ठीक है, फिर हम पार्टी छोड़ रहे हैं। बस फिर मान मनोबल हुआ, बोले नहीं भैया रुकिए, आप पार्टी में रहिए, बड़े नेता हैं, कुछ फॉर्मूला कुछ जुगाड़ करते हैं ना, बैठिए। उसके बाद 1 साल 1.5 साल बीत गए उस मामले को खुशबू। और फिर कल एक मीटिंग हुई। मीटिंग में लग ही रहा था कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, और हो गया। डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया कि मुख्यमंत्री ना सही डिप्टी सीएम ही बनिए। और कल त्रिपुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 लोगों की मौत हो गई। हुआ ये कि हाई टेंशन तार की चपेट में रथ आ गया। फिर वहाँ पे वही करंट वाला मसला, और करंट से लोगों की मौत हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। और विदेशी खबर में पहली स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स से लेते हैं। बाइडेन को सोते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्लिप एम्फ्री एक बीमारी होती है, उससे वो पीड़ित हैं। कुछ हफ्तों से एक मशीन है CPAP, जो कि अगर सांस में दिक्कत है तो उसको वो सही करता है। उस मशीन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ के कपाट आज फिर से खुलेंगे। ये प्रधानमंत्री के आदेश पर करीब 24 घंटे बंद रहा, क्योंकि वहाँ 11 किलो सोना जो है गायब हो गया और उसका अब तक पता नहीं चला है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने ही अब फिर आदेश दिया है। इसके अलावा एक खबर मैं देख रहा था कि इजरायली महिला सांसद को स्पीकर ने भाषण देने से रोका। वजह ये कि नन्ही बेटियां उनकी गोद में थी और पोडियम पर सिर्फ सांसद आ सकते थे। तो इस कारण एक ताकि आप अपनी बेटी को संभालें, आप क्योंकि आप अगर आएंगी तो फिर बेटी को कौन संभालेगा, वो अकेले रह जाएंगी। तो पोडियम पे आप आएंगी, हो सकता है बेटी को तकलीफ हो, तो बेहतर है कि आप सीट पर ही रहें, बाद में भाषण दे लीजिएगा, पहले बेटी का ख्याल रखिए। और अब 29 जून की तारीख को इतिहास में क्यों याद करते हैं वो भी जान लेते हैं। आईफोन के नाम से जाने जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन 2007 में आज ही के दिन बाजार में आया था। 1444 में सिकंदर बेग ने ऑटोमन साम्राज्य की सेना को हरा दिया था। तो इसी के साथ आज के दिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।